नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अब पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। इससे पहले हमने दोस्तों मारवाड़ के इतिहास से संबंधित इनसे पहले जो शासक हुए थे उन सभी शासकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पहले तो राव सिंहा के बारे में पढ़ा था। राव सिंहा थे वो किस प्रकार यहाँ पे आए थे मारवाड़ में, और पहले वो कहाँ पे निवास करते थे, वहाँ से किस प्रकार आए थे। और इनको जो मारवाड़ के जो सर्वप्रथम जो इन राठौड़ वंश की जो यहाँ पे स्थापना हुई, उससे पहले ये कहाँ के निवासी थे, उसको दक्षिण भारत के निवासी माना जाता था और कन्नौज के शासकों के समकक्ष माना जाता था। उसके बाद ये मारवाड़ में आए। इससे पहले हमने कंप्लीट बात की ली, जिसमें राव सिंहा के बारे में बात की थी, जो कि मारवाड़ में सर्वप्रथम आने वाले इस आदि पुरुष कहे जाते हैं। उसके बाद हमने राव दूहड़ की बात की थी, जो अपनी कुल देवी को कर्नाटक से यहाँ नागनेची माता को यहाँ पे लेके आए थे मारवाड़ में, जो बीकानेर के आसपास का इलाका जहाँ बताते हैं नागाना, वहां पर वो स्थापित हुई थी। और किस प्रकार स्थापित हुई थी वो हमने पिछले वीडियो में देखा। उसके बाद जो शासक हुए थे मल्लीनाथ हुए थे। जो मल्लीनाथ जो शासक बने थे उस समय वो उनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो वो मेवानगर को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद जो उनका पुत्र होता है जगमाल, उनको बताया कि वो जब वो गिंदोली की बात हमने की थी कि गिंदोली जो अहमदाबाद गुजरात की जो शासिका थी, राजकुमारी थी, उनको वहां से उठाकर यहाँ पे लेके आए थे। जिस दिन वो यहाँ पे लेके आए थे उस दिन गणगौर थी, इसलिए आज भी हम गणगौर के दिन गिंदोली के गीत गाते हुए सुनते हैं। तो ये पुरानी बातें थी। या जैसे मल्लीनाथ था, उसने अपने शासक के रूप रहते हुए उसके बाद उनमें जो शासक बनाया वो अपने पुत्र को ना बनाते हुए अपने भाई था एक जिसका नाम था बीरमदेव, उसको बाद में शासक बनाया। बीरमदेव कुछ समय रहने के बाद वहां पे जो शासक बना, तो वो अपने पुत्र को जो शासक बनाता है वो होता है राव चूड़ा। राव चूड़ा के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली थी कि किस प्रकार उन्होंने मंडोर का शासन अपने अधीन किया। तो उनकी विवाह था, जो वहां पे प्रतिहार शासक थे मंडोर में, जिनकी शाखा थी इंदा। वहां के जो शासक थे इंदा प्रतिहार शासक, तो वो क्या है कि अपनी राजकुमारी जब उनको ज्यादा आक्रमण होने लगे, तब वो सोचे कि हम किसी की सहायता की जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने अपनी राजकुमारी की विवाह किससे करवा दिया, राव चुंडा से करवा दिया। राव चुंडा को गिफ्ट में या फिर या कहो दहेज में या फिर कैसे भी उसको गिफ्ट में दे दिया राव चुंडा को। कौन? मंडोर दे दिया। बाद में मंडोर को ही अपनी नई राजधानी बताई राव चुंडा ने। उसके बाद पढ़ते हैं आज। दोस्तों उसमें मैंने राव चुंडा के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दी थी। आज थोड़ा और स्पष्ट तरीके से और बात करेंगे, जिसमें राव चुंडा के बारे में देखिए। राव चुंडा की एक तो पुत्री हुई थी, जिसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, जो कि मेवाड़ से वो संबंध रहता है, इसलिए पढ़ेंगे। हालांकि मेवाड़ में जब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को तो डिटेल से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको सारी जितनी भी जानकारी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी ये है राव चुंडा का जो कनेक्ट रहता है मेवाड़ के साथ, वो हम कनेक्ट करते चलेंगे। और इनका जो पुत्र होता है रणमल, जो ही अपनी इसकी बहन के साथ वो मेवाड़ आता है। वो किस प्रकार, देखिए राव चुंडा का शासनकाल की अगर बात करें तो 1394 से 1423 तक का इनका शासनकाल माना जाता है। और इनकी एक पुत्री थी हंसाबाई, ठीक है, या हंसाबाई। इनका एक पुत्र था रणमल। रणमल इनका पुत्र था। अब हंसाबाई का जो विवाह पहले तो ऐसा निर्धारित किया गया था कि उस समय जो शासक थे, उस समय थे जो मेवाड़ के शासक थे राणा लाखा, या फिर उसे लक्ष्य सिंह कहा जाता है। तो राणा लाखा था उस समय शासक मेवाड़ का। और यहाँ मारवाड़ का जो शासक था वो था राव चुंडा। अब राव चूड़ा ने क्या किया, तो जो यहाँ अपनी पुत्री का विवाह, अंसाबाई का विवाह, जो राणा लाखा के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम भी चूड़ा था, लेकिन वो ध्यान रखना वो राणा चूड़ा यानी राजकुमार चूड़ा थे, और यहाँ पे तो वो राव चूड़ा थे। इतना सा बात आप याद रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे जो शासक था मेवाड़ का वो था राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, और यहाँ का जो शासक था वो था राव चूड़ा। अब इसने अपनी पुत्री हंसाबाई का जो विवाह भेजा था वो जो राजकुमार चूड़ा थे लक्ष्य सिंह या फिर लाखा के पुत्र, उनके लिए भेजा था। लेकिन उस समय क्या होता है कि संयोगवश ऐसा होता है कि जब हंसाबाई का विवाह के लिए यहाँ पे प्रस्ताव भेजा जाता है, तब यहाँ पे राजकुमार चूड़ा उपस्थित नहीं होते, वो किसी अभियान पे गए होते हैं। उस समय ऐसा माना जाता है कि पहले नारियल वगैरह भेजा जाता है, जिसके ये कहा जाता है कि आप नारियल बेचते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं तो शादी निश्चित कर दी जाती थी। अब उस समय जब हंसाबाई का रिश्ता यहाँ भेजा गया तो राजकुमार चूड़ा वहाँ मेवाड़ में उपस्थित नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। उसके बाद जब यहाँ पे वो नारियल को क्या है कि दोबारा ले जाते हैं ना, वापस रिटर्न भेजा जाता है, तब उसमें कुछ ऐसा मानते हैं कि ये गलत है। इसलिए वहाँ पे जो महाराज थे वहाँ के लाखा सिंह
या फिर इसे राणा लाखा भी कहा जाता है, लक्ष्य सिंह। ठीक है, दोनों नामों से आप देख सकते हैं, इसे राणा लाखा भी कहा जाता है और लक्ष्य सिंह। अब इसमें क्या होता है कि जब ये रिश्ता आता है तो राणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह ये कहता है कि इस नारियल को आप वापस मत ले जाओ, ये क्या है कि जो ये हंसाबाई का जो रिश्ता है उससे शादी मैं कर लेता हूँ, इस प्रकार की उन्होंने बात की। अब बाद में ऐसा माना जाता है, जब हम मेवाड़ में पढ़ेंगे ना तो इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, बाद में क्या होता है कि यहाँ पे हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हो जाता है, लेकिन वो होता है एक शर्त के माध्यम से। इनमें एक शर्त रखी जाती है, वो शर्त ये है कि इनसे, हंसाबाई से और राणा लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होगा उस पुत्र को ही यहाँ का नया शासक निर्धारित किया जाएगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, आपसे शादी हंसाबाई की हो सकती है। अब राणा लाखा था वो ठीक है, हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हो जाती है इनकी शादी, और होने के बाद इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, वो पुत्र का नाम होता है मोकल। तो राणा मोकल जब यहाँ पे होता है, तब राणा मोकल जब नया शासक बनता है तो वो राणा मोकल को ही बना दिया जाता है, क्योंकि शर्त के मुताबिक राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र पैदा होगा वही नया शासक बनेगा। तो शर्त के मुताबिक नया शासक राणा मोकल ही बनता है, और यहाँ के जो शासक के रूप में जो निर्धारित होने वाले थे राजकुमार चूड़ा, वो यहाँ से चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उसने पहले से निर्धारित कर ली थी, अपने बाप की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, और बाप के जो पहले से इन्होंने जो वो दिया था, एक नियम दिया था कि ठीक है यही बनेगा शासक जो हंसाबाई से उत्पन्न होगा, तो इस बात का भी उल्लंघन ना हो, इसलिए वो यहाँ से अपना राज्य छोड़ के और दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। तो देखिए ये थी स्टोरी जो कि मेवाड़ से थोड़ी कनेक्ट थी। उसके बाद रणमल है जो ही यहाँ पे निर्धारित होता है, क्योंकि जब लाखा या लक्ष्य सिंह समाप्त हो जाता है तो मोकल अपने शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद ये सबसे ज़्यादा संभालने वाला, क्योंकि जब मोकल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तब हंसाबाई सब कुछ संभालती थी, और हंसाबाई का पूरा प्रभाव था रणमल के ऊपर। तो रणमल जो शासक के रूप में कार्य करता था वो वहाँ पे रणमल करने लगा। अब मारवाड़ का शासक मेवाड़ में शासन करे तो वो भी दिक्कत है। उसके बाद धीरे धीरे इनमें बदलाव हुए, और बाद में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे रणमल को क्या है, मार दिया गया, और इसका एक पुत्र होता है जो यहाँ से भागकर वो कहाँ आ जाता है, वापस मारवाड़ में आ जाता है। तो इसका देखिए राव चूड़ा है, उसका पुत्र होता है राव रणमल, जो इसकी एक धर्म बहन भी थी, ये ध्यान रखना। इसकी धर्म बहन थी जो कि चमत्कारी, राजस्थान की चमत्कारी महिला मानी जाती है, वो है करणी माता। तो करणी माता इनकी जो क्या थी, इष्ट देवी थी, ये ध्यान रखना, ये इष्ट देवी थी। और इनकी जो कुल देवी है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाई है कि इनकी जो कुल देवी है नागणेची माता, या फिर नागणा में जो स्थापित है मंदिर, वो नागणेची माता इनकी कुल देवी है, जो कि कर्नाटक से लेके आए थे राव दूहड़। तो ये हमने पढ़ा था पहले। और ये इनकी थी क्या, इष्ट देवी, इष्ट देवी। तो इस बात पे आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। जो करणी माता है वो मारवाड़ जो प्रदेश है उसकी राठौड़ों की क्या है, इष्ट देवी, और जो नागणेची माता है वो यहाँ की क्या है, कुल देवी। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। इसके बाद मेवाड़ के भी आपको पता होंगे, यहाँ पे भी कुल देवी एवं इष्ट देवी दोनों अलग अलग है। जिसमें बाण माता हम पढ़ते हैं, यहाँ की कुल देवी है। और उसके बाद देखिए रणमल को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता, मार दिया जाता है। यहाँ पे आगे और भी स्टोरी, जब कुंभा बाद में यहाँ पे शासक बनता है उसके बाद की। और देखिए उसके बाद होता है राव जोधा, जो नया शासक बनता है, क्योंकि रणमल को वहाँ मार दिया जाता है। तो इस बात से डर के और ये राव जोधा जो रणमल का पुत्र है वहाँ से भग के यहाँ पे आ जाता है मारवाड़। या मारवाड़ में सबसे पहले वो जहाँ पे आता है वो बीकानेर के एक पास जगह पड़ती है काहुनी। कहाँ पे आता है, बीकानेर के पास एक जगह पड़ती है काहुनी, वहाँ पे आके आ जाता है। और यहाँ पे एक बताया जाता है कि इन्होंने बहुत लंबे समय तक ये क्या है कि एक दूसरे के विवाद में इधर उधर होते रहे। उसके बाद इन्होंने 1453 में, ध्यान रखना, 1453 ईस्वी में इन्होंने एक आवड़ बावड़ की संधि की। किससे, कुंभा से। क्योंकि बाद में एक ऐसा होता है कि रणमल जब यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे मर जाता है, वहीं पे मोकल भी उनकी समाप्ति हो जाती है। जो राणा मोकल थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो नया शासक बनता है वो कुंभा बनता है। और कुंभा कैसे बनता है वो सब मेवाड़ में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में तो बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ था कुंभा जब शासक बना था, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुंभा से इन्होंने आवड़ बावड़ की संधि कर ली 1453 ईस्वी में। और देखिए यहाँ पे बाद में क्या गया, ये श्रृंगार कंवर है,
जो कि राव जोधा की पुत्री होती है श्रृंगारका, और उसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया गया। ये ध्यान रखना, जो कुंभा का पुत्र है और राव जोधा की पुत्री है श्रृंगार कंवर एवं रायमल का, ये इन दोनों का विवाह किया गया। उसके बाद देखिए 1459, कब है 1459 में इन्होंने एक राज्य विस्तार, क्योंकि इनकी जो टेंशन थी ना वो मेवाड़ के साथ ज्यादा थी, क्योंकि मेवाड़ में ये जो युद्ध हुआ थे ना यहाँ पे रणमल की वजह से, तो रणमल की वजह से जो युद्ध है मोकल में बाद में हुआ, राणा लक्ष्य में हुआ, लक्ष्य सिंह में हुआ, तो ये चीजें बाद में बहुत ही ज्यादा परेशान उनके तनाव का कारण बन जाती है, रणमल की और मोकल की बाद में स्टोरियां। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब ये संधि होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, मेवाड़ से युद्ध समाप्त हो जाता है, तो सब राजा जब ऐसे युद्ध समाप्त हो जाते हैं तो अपने राज्य विस्तार की सोचने लग जाते हैं। तो इन्होंने भी अपने राज्य विस्तार की सोची और इनसे दोस्ती कर ली। कैसे कि श्रृंगार कंवर का अपना विवाह करवा दिया, किसे, कुंभा के बेटे रायमल से। अब विवाह हो गया तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, वहाँ पे टेंशन नहीं होती, अपने राज्य में अच्छे से मतलब शासन चला सकते थे। इस प्रकार क्या है कि 1459 में इन्होंने क्या है कि अपने नई राजधानी स्थापित की, नया एक शहर बसाया जिसे जोधपुर कहा गया, और इस जोधपुर में एक दुर्ग बसाया जिसे मेहरानगढ़ फिर या मिहिरानगढ़ भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसे मिहिरानगढ़ कहने का भी मतलब एक है कि मिहिर का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है, मिहिर जो शब्द है उसका मतलब होता है सूर्य, और सूर्य वंशीय शासक कहे जाते हैं राठौड़ शासक। ये राठौड़ शासक है, सभी सूर्यवंशी कहे जाते हैं। अब सूर्यवंशी होने के कारण ही ये इन्होंने मिहिरगढ़ और मिहिरगढ़ इन्होंने नाम दिया। और दुर्ग की आकृति ऐसा बताते हैं कि यहाँ जो मिहिरगढ़ या मेहरानगढ़ की जो आकृति है वो मयूर के समान होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ये ध्यान रखें, इनके उपनाम भी बहुत है। जब हम दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से इनके दुर्गों के किस प्रकार की आकृति है, कितने क्या बुर्ज हैं, सब कुछ सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या है कि मारवाड़ का इतिहास से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम बातें करेंगे। तो मेहरानगढ़ और मिहिरगढ़ और इत्यादि, इनको मयूर ध्वजगढ़ भी इत्यादि नामों से जाना जाता है। हालांकि इसमें स्टोरी बहुत ज़्यादा है, जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे दुर्गों के माध्यम से तब हम इसमें पूरी डिटेल से बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और प्रतापी शासक हुआ जो कि राव बीका है। लेकिन यहाँ पे जब ये शासक बनने वाला था उस समय ऐसी कोई बातें हो जाती है इनके बीच में कि ये यहाँ पे शासन नहीं करता हुआ यहाँ से कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है बीकानेर में। ठीक है, ये जोधा का ही पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र कहा गया इनको, कि जो राव जोधा थे उनका सबसे बड़ा पुत्र था राव बीका। लेकिन ये अपने राज्य की स्थापना अलग से करता है, और अलग से कहाँ पर करता है, ये राव बीका है जो बीकानेर में अपने राज्य की स्थापना करता है। और कब करता है, 1465 ईस्वी में यहाँ पे नए राज्य की स्थापना करता है जो कि बीकानेर इसकी स्थापना करता है। उसके बाद देखिए इनके जो ये तो क्या है, बीकानेर में हम जब पढ़ेंगे बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, ध्यान रखना दो जगह राठौड़ वंश हैं, एक तो मारवाड़ में और एक बीकानेर में। अब इन दोनों के संबंध भी अभी हम पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार इन दोनों में संबंध रहे, क्योंकि इनके बीच में खास एक मतलब कह सकते हैं ना एक परिवार के ही पीढ़ी के लोग हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो राणमल है और उसके जोधा है, तो जोधा का ही पुत्र है बीका। अब जोधा और बीका के जो दादाजी थे रणमल वो एक ही थे, अब परिवार ही एक ही है, लेकिन इनकी शाखाएं दो बट गई, एक तो मारवाड़ की शाखा और एक जो कि यहाँ बीकानेर की वजह जिसे जांगल प्रदेश भी कहा जाता है पहले। तो यहाँ पे जो स्थापना की, पहले जांगल प्रदेश था वो बीकानेर नहीं था, बाद में इन्होंने स्थापना की, जब बीकानेर की स्थापना की 1465 में तब वो बीकानेर क्षेत्र बना, उससे पहले जांगल प्रदेश ही कहा जाता था। तो देखिए उसके बाद जब दो ये खंड विभाजित होंगे, एक राठौड़ मारवाड़ का हो गया और एक राठौड़ बीकानेर का हो गया, तो इन दोनों के बीच में भी हम जब पाहेबा साहेबा का युद्ध पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखेंगे कि दोनों एक परिवार के सदस्य होने के बाद इतने खतरनाक लड़े थे, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो देखते हैं आगे कि राव गांगा फिर नया शासक बना। अगला राव गांगा जो शासक बनता है, अब देखिए राव गांगा के साथ में जो शासक बनता है, जब इसमें यह बताया जाता है कि राव गांगा का संबंध मेवाड़ से बहुत ही अच्छा रहा है। उस समय क्या है कि जब मेवाड़ के जो शासक थे, यहाँ पे ऐसे बताया जाता है, यहाँ पे जब राव गांगा थे तब मेवाड़ में सांगा थे। इस प्रकार आपको याद भी रखना है कि यहाँ पे गांगा थे तब मेवाड़ में कौन थे, सांगा थे। तो सांगा का जब युद्ध हुआ था, तो खानवा का जब युद्ध हुआ था उस समय भी आपको पता होना चाहिए कि राव गांगा की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से राव गांगा गया था, और गांगा की तरफ से राव गांगा तो नहीं गया था, इनका जो पुत्र था राव मालदेव वो गया था। और ये से बताते हैं कि राव मालदेव ने ही किसकी, राव गांगा की हत्या कर दी थी। तो हालांकि ये चीजें हैं जो किंवदंतियों पर आधारित है, इतिहासकार इस चीज को मानते भी हैं ज़्यादातर इस इतिहासकार, क्योंकि ऐसा मानते हैं। देखिए जब राव गांगा थे
ये ऐसे बताते हैं कि ये नशा वगैरह बहुत ज़्यादा किया करते थे, अफीम वगैरह लिया करते थे। इस वजह से ऐसे कई तो ऐसे बताते हैं कि अफीम वगैरह लिया जाते हैं और ये कहीं झरोखे के पास खड़े हुए थे और ये जैसे ही ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मली इसके पास मिलने गए तभी ये नशे की वजह से ऐसे गिर गए थे और इनकी मौत हो गई थी। लेकिन इतिहासकार इस चीज़ को मानते हैं और इनको पितृहंता भी ध्यान रखना, इनको पितृहंता कहा जाता है। किसे? राव मालदेव को। राव मालदेव को ऐसा मानते हैं कि ये पितृहंता, पिता को मारने वाला। तो राव गंगा की मृत्यु कैसे हुई? राव मालदेव के कारण इन्होंने मारा था धक्का देके, तो इस प्रकार मानते हैं। तो राव गंगा के बाद जो शासक हुए जो कि मारवाड़ के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। देखिए वैसे तो इनके शासनकाल से ज़्यादातर प्रश्न नहीं उठते हैं, लेकिन कुछ मोस्टली जो शासक हुए हैं उनके नाम से उठ सकते हैं। जैसे 1531 से 1562 ईस्वी तक इनका शासनकाल दिया है। तो ये ध्यान रखना, कुछ कुछ जो मोस्ट हैं उन्हीं का आपको शासनकाल याद रखना है। वैसे सभी के पूछे नहीं जाते ज़्यादातर। और इनके पिता है जो हमने पढ़ा है गंगा है, और इनकी माँ थी वो पद्मा कुमारी है। इनकी माँ थी जो पद्मा कुमारी, वो सिरोही के देवड़ा शासक। आपने पढ़ा है पहले, जैसे मैंने पढ़ा है कि चौहान शासकों में हमने सभी चौहानों को पढ़ा है, जिसमें अजमेर के चौहान है, रणथंभौर के चौहान, जालोर पाली, नाडोल पाली के भी चौहान, सिरोही के भी चौहान, कोटा बूंदी के। तो कोटा बूंदी में हाड़ा हुए, जालोर में वो हुए सोनगरा चौहान, और यहाँ सिरोही में जो चौहान हुए हैं वो है देवड़ा चौहान। तो यहाँ पे सिरोही में एक देवड़ा चौहान था, जगमाल देवड़ा, उसी की ही पुत्री थी कौन? पद्मा कुमारी, जो कि गंगा की पत्नी थी, यानी मालदेव की माता। तो ये ध्यान रखना, मालदेव की जो माता, क्योंकि एक बार जो ऐसे सीधा सीधा ये प्रश्न उठ गया था, वो जब तथ्यात्मक बातें आती है ना उसमें सीधा सीधा उठा था कि पद्मा कुमारी राव मालदेव की माता है। तो ये एक पॉइंट ये भी था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये सीधे सीधे भी उठ जाते हैं। उसके बाद इनको पितृहंता कहा जाता है, यानी राव मालदेव को कहा जाता है कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही शासन प्राप्त किया। तो नए शासक बनना इनके पिता की हत्या करने के बाद ही बना। ऐसे बताते हैं कि ये झरोखे के पास खड़े हुए थे, और हालांकि बेचारा गया वो चाहे पिताजी को नमस्कार करने डोग देने ही, लेकिन हो गया वो तो पिए हुए थे या पता नहीं ज़्यादा। ऐसे बताते हैं कि मतलब ज़्यादा नशा वगैरह करते थे, और वो डोग वोग दे के मतलब पैरों में गिर रहे होंगे, डोग वोग दे के उठ रहे होंगे, उसी में धक्का लग गया और वो गिर गए। पर बेचारे को इसमें इतिहास में इस चीज़ को ये बताया गया है, अपने को भी मानना पड़ेगा, पढ़ना यही है तो फिर मानना भी इसी चीज़ को पड़ेगा कि राव मालदेव है जो अपने पिता को मारने वाला था। यानी मारवाड़ का अगर पितृहंता की बात करें तो मारवाड़ का पितृहंता कौन है? पितृहंता कौन है? राव मालदेव। तो ये ध्यान रखना, राव मालदेव पितृहंता है मारवाड़ का, क्योंकि सीधा प्रश्न उठता है इस चीज़ से भी। तो ध्यान रखना, ये इनके पिता थे गंगा और माता थी इनकी पद्मा कुमारी, जो कि सिरोही जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। अब ये जब नए नए शासक बने थे, ध्यान रखना जब नए नए शासक बने थे, क्योंकि मैंने कहा कि ये मारवाड़ के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ पे गंगा हुआ था और मेवाड़ में सांगा था, तब सांगा के जितने भी युद्ध हुए थे तो मारवाड़ की तरफ से कभी भी गंगा नहीं जाता था, उसमें हमेशा जाता था कौन? राव मालदेव। जब ये राजकुमार थे तभी अपना लोहा मनवा चुके थे, इतने अच्छे वो थे मतलब ये शासक। ये जो शासक के इनमें गुण थे ना वो पहले से ही निर्धारित हो चुके थे, और सभी को ऐसा लग गया था कि ये प्रतापी शासक बनेगा, क्योंकि अपनी जब राजकुमार थे तभी ही ये इतने युद्ध जीत चुके थे। तो देखिए जब स्टार्टिंग में जब ये थे तब क्या है कि गंगा इतना वो प्रभावशाली शासक नहीं साबित हुआ था, तब इनके ओनली 2 परगने थे। 2 परगने का मतलब है 2 राज्य थे इनके, या फिर ऐसे 2 जगह इनकी थी जो ये स्वयं अपना राज्य चलाते थे। तो उसमें एक तो स्वयं जोधपुर था, जहाँ पे इन्होंने जोधपुर बसाया इनके दादा परदादाओं ने, तो उसी से संबंधित तो जोधपुर था। और एक इनका था सोजत, जो कि पाली के स्थित है। तो सोजत पाली में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे इसका राज तिलक भी, जो कि राव मालदेव था उनका राज तिलक भी कहाँ पे किया गया था? सोजत पाली में ही किया गया था। तो वहाँ से संबंधित है। लेकिन उसके बाद जो सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बनता है, अब यह ध्यान रखना कि उसके बाद जब 2 परगने थे, अब ये तो देख लिया कि पिछले तो पता नहीं हमारे शासक क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन अभी मैं बहुत प्रतापी बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा शासक बनना चाहता हूँ। तो इसलिए इन्होंने क्या है कि बाद में बहुत से युद्ध लड़े और सभी युद्धों में लगभग इन्होंने विजय प्राप्त की। ऐसा बताते हैं कि उन्होंने 52 युद्ध किए, उसमें 58 परगने यानी 58 राज्यों को जीता था। तो देखिए बहुत ही प्रतापी शासक, इसी से देख के आपको संबोधित हो रहा है, पता चल रहा होगा कि 52 युद्ध इन्होंने किए थे, उसमें 58 परगने यानी आसपास के जितने भी परगने यानी क्षेत्र थे उनको सबको जीता है। चाहे उधर जैसलमेर के बाठी वंश हो, नीचे के सिरोही के देवड़ा चौहान हो, या फिर उधर नाडोल पाली के चौहान हो, सभी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, नागौर तक को इन्होंने जीता है। बाद में ऐसा मानते हैं कि नागौर का जो क्षेत्र आता है वो मारवाड़ में ही आता है। तो ध्यान रखना
जितने भी आसपास के क्षेत्र थे बहुत दूर दूर तक के क्षेत्रों को इन्होंने पराजित किया। इन्होंने 52 युद्ध से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना प्रतापी शासक रहा होगा। 52 युद्ध लड़े और 58 परगने जीते। अब सीधा प्रश्न देखिए, आरपीएससी की सीधी एग्जाम ये प्रश्न पूछा भी, सीधा सीधा बना भी है कि 52 युद्ध और 58 परगने विजेता किसे कहा गया है। तो सीधा प्रश्न एक ये भी बनता है, जो कि बन चुका है इससे पहले भी। तो 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता जो कहा जाता है वो कहा जाता है राव मालदेव को। तो ध्यान रखना, मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मेवाड़ के साथ संबंध। आज हम जो संबंध पढ़ रहे हैं इनके, क्योंकि इनके संबंध बाद में मेवाड़ के साथ साथ बीकानेर से रहेंगे, क्योंकि बीकानेर में इन्होंने जो बाद में युद्ध हुआ था जैत सिंह के साथ, महोबा पाहेबा साहिबा का युद्ध, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें आज तो मेवाड़ का पढ़ने जा रहे हैं। तो मेवाड़ से कैसा क्या संबंध रहे, तो देखिए यहाँ पे जो शासक था उस समय, जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पे जो शासक था वो मारवाड़ में गंगा था और मेवाड़ में क्या था, सांगा था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे एक खानवा का युद्ध हुआ था सांगा के समय में। तो सांगा के समय जो खानवा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मारवाड़ की तरफ से भाग लेने वाले यहाँ के शासक यानी यहाँ के जो राजा थे राव गांगा वो नहीं थे। उनके जो राजकुमार थे राव मालदेव जब गए थे वो उस समय राजकुमार ही थे। तो राजकुमार रहते हुए यहाँ पे आए थे और खानवा का युद्ध लड़ा इन्होंने और बहुत अच्छे से युद्ध किया भी। और उसके बाद ऐसे बताते हैं जब यहाँ पे मेवाड़ में जब द्वितीय शाका होता है कर्मावती के समय में, उस समय विक्रमादित्य वहाँ का शासक होता है। विक्रमादित्य क्या है कि उनकी एज इतनी नहीं होती है, तो यहाँ पे जो शासन संभालती थी इनकी माता थी विक्रमादित्य की माता थी कर्मादेवी, तो वो ही संभालती थी। तो यहाँ पे बहादुर शाह का यहाँ पे आक्रमण हुआ है, ध्यान रखना, बहादुर शाह का आक्रमण हुआ जो कि गुजरात के शासक थे, ये ध्यान रखना, गुजरात का शासक था, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। और इस समय विक्रमादित्य नए शासक थे, जो कि उस समय इनकी एज नहीं होने के कारण यहाँ पे कर्मावती के समय द्वितीय शाका हुआ है। उस समय भी यहाँ पे जो शासक के रूप में साथ देने वाला था मारवाड़ की तरफ से, वो मालदेव ही थे जिन्होंने यहाँ पे साथ दिया था। बाद में जब क्या है कि उदय सिंह भी जब नया शासक यहाँ निर्धारित किया जाता है, तो उससे पहले इनका जो पुत्र होता है, इनका दूसरा जो पुत्र होता है बनवीर, उस समय जब युद्ध होता है तो उसमें भी उदय सिंह का साथ देता है। तो राव मालदेव ही इस समय साथ देता है, किसका, मेवाड़ की साथ देता है, जो मारवाड़ की तरफ से राव मालदेव ही उस समय साथ देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मेवाड़ में इनका इंटरफेयर बहुत ही ज़्यादा रहा है। उसके बाद देखिए खेड़वा जो कि पाली में पड़ता है, उस समय ऐसा बताते हैं कि खेड़वा पाली का एक शासक था जैत सिंह। ये ध्यान रखना, ये खेड़वा पाली का शासक है, ये बीकानेर वाला नहीं है। ये ध्यान रखना, खेड़वा पाली का एक शासक हुआ जैत सिंह, जिसकी पुत्री थी स्वरूप दे। कौन थी पुत्री थी इनकी, देखिए ये ध्यान रखना आप, ये खेड़वा पाली का था। और इनकी जो जैत सिंह था, इनकी पुत्री थी स्वरूप दे, जो कि झाली रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी शादी हुई थी बाद में किसी मालदेव से, जो राव मालदेव है इनसे इसकी शादी हुई थी। और ऐसा बताते हैं कि शादी के बाद इनको पता चला कि एक साली भी है, साली थी, उस साली का जो विवाह है वो उससे भी ये विवाह करना चाहते थे। कौन, जो राव मालदेव है वो चाहते थे कि मैं इस साली से भी विवाह करूंगा, अपनी साली से भी। तो ये बातें ना तो झाली रानी को पसंद थी, ना ही इनके घर वालों को पसंद थी, तो ये इस चीज़ से मना करते थे। और उसका विवाह जल्दी से जल्दी किसके साथ करवा दिया, उसने उदय सिंह के साथ करवा दिया। जो जैत सिंह थे खेड़वा पाली के, इन्होंने क्या है कि जो अपनी छोटी पुत्री थी यानी मालदेव की साली, उसका विवाह किससे करवा दिया, मेवाड़ के शासक कौन थे, उदय सिंह, उससे करवा दिया। अब जब साली का विवाह उदय सिंह से करवा दिया, अब चाहता था मालदेव करना, तो दोनों में सीधी सी बात है, फिर बाद में युद्ध होना तय था, दोनों में अनबन बननी तय थी, क्योंकि मालदेव जिससे शादी करना चाहता था उससे शादी उदय सिंह ने कर ली। तो उदय सिंह और इन दिनों के बीच में क्या हुआ, बहुत ही घमासान युद्ध होने के कारण बाद में पता चला कि, बाद में देखिए ऐसे बताते हैं कि जब इनकी शादी हुई तो शादी के विवाह में जब ये गई थी झाली रानी, ये ध्यान रखना ये झाली रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो स्वरूप दे इनकी शादी में गई थी मारवाड़ की तरफ से। जब शादी में जाना ही था तो शादी में गई थी, तब ये क्या है कि अपने कुछ गहने थे वो लेके यहाँ से मारवाड़ से जा रही थी। तो वो गहनों की जगह, वो वैसे बताते हैं कि गहनों की जो पेटी थी उस पेटी की जगह वो दूसरी पेटी उठा के लेके चली गई। और उस पेटी में यहाँ के जो मारवाड़ की जो कुलदेवी की मूर्ति थी नागणेची माता, जो कि नागाना में स्थापित है इनका मंदिर, तो नागणेची माता की मूर्ति उस पेटी में लेके चली गई, जो कि उपहार के रूप में अपनी छोटी बहन को दे देती है, किसको, मालदेव की साली के विवाह में उसको दे देती है। और बाद में ऐसा बताता है कि मारवाड़ की जो कुलदेवी है नागणेची माता, उसका एक मंदिर कहाँ पे है, उदयपुर में भी है।
ये ध्यान रखना। यहाँ पे उदय सिंह के समय में वो मूर्ति क्या है कि यहाँ पे विवाह की वजह से उपहार के रूप में यहाँ पे आ गई थी। तो मेवाड़ में भी ये ध्यान रखना नागनेची माता के एक भव्य मंदिर स्थापित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब दोनों में क्या है कि विवाद होना तय था, क्योंकि जिससे शादी करना चाहता उसने उदय सिंह ने कर ली, तो इन दोनों में विवाद तय था। तो यहाँ पे एक शासक हुए हैं अजमेर में एक शासक हुआ है हाजी खां, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक शासक था एक हाजी खां। तो उस समय ऐसा था कि हाजी खां की जब कोई बात हो जाती थी तो उसमें क्या है कि जब हाजी खां युद्ध करना चाहता था, किस पे, मारवाड़ पे युद्ध करना चाहता था, तब उसका साथ कौन देता था, हाजी खां का यहाँ पे देता था उदय सिंह। अब उदय सिंह से कभी कोई बात हो जाती थी तो यह हाजी खां का साथ कौन देता था, तब ये राव मालदेव। तो इस प्रकार बताते हैं। और अजमेर से संबंधित एक बात ध्यान और रखना, यहाँ पे अजमेर में एक रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। उसे रूठी रानी का महल क्यों कहा जाता है, वो इससे संबंधित राव मालदेव की पत्नी थी, वो यहाँ से रूठ के चली जाती है। और कैसे क्या रूठती है वो बातें मैंने पहले बता चुकी है अपने पुराने वीडियो में। उसमें क्या होता है कि राव मालदेव से जब विवाह होता है, तब विवाह के एकदम पहली रात होती है, तब वो विवाह के रूप में जब प्रवेश करते हैं अपने कमरे में राव मालदेव, तो थोड़ा नशे में होता है, उसने मदिरा पान ज़्यादा किया होता है। तो अपनी पत्नी को बुलाता है। जब अपनी पत्नी अंदर तैयार हो रही होती है, तब वो बोलती है अपनी दासी को, जो अपने साथ लेके आई थी, उसको बोलती है कि आप जाओ और महाराज को बोलो मुझे कुछ समय लगेगा तैयार होने में, तो वो आ रही है। इतना बात कहने के लिए दासी जाती है। अब राव मालदेव को इतना पता नहीं होता कि भाई दासी है कि महारानी है, तो उसके साथ कुछ गलत करने की वजह से जो यहाँ राव मालदेव की जो पत्नी थी वो यहाँ से नाराज़ हो जाती है, इस बात से रूठ जाती है कि आपको ये नहीं पता कि आप इतने नशे में धुत हो, कि आपको ये नहीं पता कि आपके साथ महारानी है या फिर आपकी यहाँ पे दासी है। तो इस बात से वो नाराज़ हो जाती है। और नाराज़ होने के बाद उसका क्या ऐसे बताती है कि राव मालदेव का उसके बाद उन्होंने कभी चेहरा नहीं देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा। और वहाँ से वो यहाँ पे आ जाती है, कहाँ पे, अजमेर में आ जाती है। और यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि अजमेर में इनका महल है जो कि रूठी रानी का महल भी है, रूठी रानी का महल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद उन्होंने कभी भी मालदेव का चेहरा नहीं देखा। और मालदेव की जब मृत्यु होती है तो अपनी हिंदी रीति रिवाज के आधार पर और अपने पतिव्रता धर्म निभाते हुए बाद में जब मालदेव समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ये भी समाप्त कर लेती है अपने आप को, यानी वो भी खत्म हो जाती है। तो इतनी पत्नीव्रता थी, हालांकि उसने मुंह कभी नहीं देखा उसके बाद, लेकिन अपने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए बाद में वो मरती जरूर है। और अजमेर को तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ये बात मैंने पहले बताई हुई है, तो ध्यान रखना। अजमेर को तारागढ़ दुर्ग भी नाम से जाना जाता है। और एक तारागढ़ आपको पता हो कि बूंदी में भी है, जिसमें हम पढ़ा था, वहाँ के तारागढ़ को तारागढ़ क्यों कहा जाता है, यहाँ के तारागढ़ को क्यों कहा जाता है। यहाँ पे तारागढ़ को जो कहा जाता है अजमेर वाले तारागढ़ को, तो वो सिसोदिया जो शासक था पृथ्वीराज, जो कि उड़ना राजकुमारी भी कहा जाता है, उसकी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया है। जो बूंदी के तारागढ़ है उसको ऐसा गया कि जो ऊपर से देखा जाता है उस दुर्ग को, तब ऐसा लगता है किसी तारे के समान हो। तो ये दोनों बातें भी आप याद रखना। देखिए अभी के लिए इतना ही, क्योंकि कल हम जो इनका संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि वो कल वाला वीडियो थोड़ा और भी लंबा होने वाला है, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ मारवाड़ का जो संबंध है बीकानेर के साथ। दोनों राठौड़ शासक है, ध्यान रखना, दोनों ही एक ही परिवार के शासक है, बाद में जाके विभाजित हो जाते हैं। तो उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज मेवाड़ से संबंधित हमने पढ़ लिया, उसके बाद आगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर दबा के करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।